नमस्कार मित्रों, आज इस ज्योतिष शिक्षा चैनल के माध्यम से आपको विवाह विचार के विषय में, जिन विद्यार्थियों को विवाह विचार के विषय में इसके पहले भी हमने एक वीडियो दिया था, तो उसके दूसरे भाग का जो हिस्सा है उसके विषय में आपसे चर्चा करते हैं। पहले एक दिव्य श्लोक आप लोग सुने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेहा सप्तैते मोक्षदायका। इस धरातल में, इस पृथ्वी में, इस मृत्युलोक में 7 स्थान ऐसे हैं, यदि वहाँ पर किसी का शरीर शांत हो जाए तो ये 7 जगहें मोक्ष देने वाली हैं। जिस मोक्ष की कामना के लिए हम तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्थान है अयोध्या। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेहा सप्तैते मोक्षदायका। ये 7 स्थान मोक्ष देने वाले हैं मित्रों, इसलिए निश्चित रूप से आप इनका अध्ययन करें, देखें और इसका लाभ लें। यदि आप इन पवित्र स्थानों में रहते हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं, और इन स्थानों में यदि रहने का संयोग बनता है तो ये 7 पुरियाँ बहुत पवित्र मानी गई हैं। आगे चर्चा करते हैं अगले भाग की। जो उस दिन हमने विवाह के विषय में ये गुणगण बोधक चक्र के माध्यम से आपको ये बताया कि आप अपनी राशि से वर और कन्या के गुणों की लाइन में जाकर के देख लीजिए कि कितने गुण मिले। कुल गुण 36, आधे से अधिक मिलना आवश्यक है। अब इसके पश्चात में और भी ये देखना होता है कि तारा, वर्ण, योनि, राशिकूट, वश्य गुण और ग्रह मैत्री, इन सब चीज़ों को मिला करके कितने गुण मिलते हैं। कहते हैं कि नाड़ी दोषस्य विप्राणाम, वर्ण दोषस्य क्षत्रिय और गण दोषस्य वैश्याणाम। नाड़ी यदि ब्राह्मणों की शादी हो तो उसमें नाड़ी बनना आवश्यक है। अब नाड़ी के लिए क्या करेंगे आप? नाड़ी के लिए आपको एक चक्र हम दिखाते हैं, आप देख लीजिए। पंचांग में यह चक्र गुणगण बोधक चक्र के ठीक पीछे हर पंचांग में स्थित रहता है। आप इसको गौर से देख सकते। यह होड़ा चक्र आप देखेंगे, होड़ा चक्रम वर कन्योर भस्य बेलापक विचारोपयोगिदम। तो ये होड़ा चक्र है, इससे आप देख सकते हैं सभी राशियों का अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। नक्षत्र क्या है, उसके अक्षर कौन कौन से हैं, राशि कौन सी है, वर्ण क्या है, वश्य क्या है, योनि क्या है, योनि का वैर क्या है, और राशिस कौन है, और गण क्या है, नाड़ी क्या है। इतनी चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा, तब फिर विवाह के विषय में निर्णय आपका हो जाएगा। यदि देव देव गण है तो विवाह श्रेष्ठ है, मनुष्य मनुष्य गण है तो विवाह श्रेष्ठ है, और राक्षस राक्षस गण है तो विवाह श्रेष्ठ है। लेकिन यदि देव और राक्षस हो जाएं तो विवाह नहीं हो सकता है, वर्जित है। यदि मनुष्य राक्षस हो जाएं पर ग्रह मैत्री बन जाए तो ये विवाह किसी हद तक गुण बनते हों तो किया जा सकता है। इसी तरह से नाड़ी में है, आदि आदि नाड़ी दोनों की हो जाए तो विवाह नहीं हो सकता, मध्य मध्य नाड़ी दोनों की हो जाए तो नहीं हो सकता, और अंत अंत नाड़ी दोनों की हो जाए तो विवाह नहीं हो सकता। कहते हैं आदि नाड़ी बरम हंती और मध्य नाड़ी च कन्यका, अंत नाड़ी द्वयोर हंती। अंत नाड़ी दोनों के लिए दोषकारक है, इसलिए यदि लड़के की मध्य नाड़ी है तो लड़की की अंत नाड़ी होनी, नाड़ी में अंतर होना चाहिए, तब नाड़ी बन जाएगी, विवाह हो सकता है। इसी तरह से अब आप राशि देखेंगे। अब राशि का स्वामी यदि लड़की का मंगल है और इधर लड़के के राशि का स्वामी शनि हो जाए तो ये ग्रह मैत्री नहीं बनेगी। ग्रह
आपस में दोनों मित्रता करते हों, उसके लिए आपको नीचे ग्रह मैत्री चक्र दिया जाता है। आप इससे विचार कर सकते हैं। देख लीजिए, ये इधर मंगल है और इधर शनि है, तो आपको यहाँ पे गुण नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यदि चंद्र इधर भी और चंद्र इधर भी, तो 5 गुण मिलते हैं ग्रह मैत्री के। इस तरह से ग्रह मैत्री मिलना आवश्यक है। इसी तरह से वर्ण मैत्री है। यदि क्षत्रिय वर्ण की लड़की है और विप्र वर्ण का लड़का है तो विवाह हो जाएगा। वो लड़के को वर्ण में श्रेष्ठ होना आवश्यक है, लेकिन यदि ब्राह्मण वर्ण की लड़की हो तो उसका क्षत्रिय वर्ण के लड़के से विवाह नहीं हो सकता है। ये चीज़ भी ध्यान रखने योग्य है। इसी तरह से वश्य में चतुष्पद का चतुष्पद से, द्विपद का द्विपद से। यदि द्विपद है और चतुष्पद है तो आपस में बैर माना जाएगा। इसी तरह योनि मैत्री है। अश्व और गज, इन दोनों की मैत्री के लिए आपको चक्र देखना पड़ेगा। योनि मैत्री चक्र है और इस योनि मैत्री चक्र में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ये अश्व योनि है यदि, और वर की योनि हो जाए मूषक, तो दोनों में आपको गुण नहीं मिलेंगे। जो जो वश से आपस में मित्रता करते हैं उनके इसमें 4 की संख्या में अधिकतर गुण मिलते हैं। 3 मिल जाएं, 2 मिल जाएं, 1 भी मिल जाए हो जाएगा। लेकिन अगर 0 है तो फिर विवाह में बाधा है। इस तरह से आप इन गुणगण बोधक के चक्र के माध्यम से देख सकते हैं। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं भी आती है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के और भी जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये होड़ा चक्र से आपने देखा कि हमको नाड़ी, गण मैत्री, वर्ण मैत्री, वैश्य मैत्री के कितने कितने गुण मिलते हैं और कैसे देखना चाहिए। कन्या के लिए वर निश्चित करते समय सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वर के कुल, शरीर, विद्या, अवस्था, धन, गुण और निरोगिता पर विचार किया जाता है। इन सब चीज़ों को विचार करने के लिए वर और कन्या की जन्म कुंडली देखना आवश्यक रहता है। यदि दोनों की कुंडली का अभाव है तो आप प्रचलित नाम से, जो नाम है उसमें से ये ध्यान देंगे कि वर की राशि से कन्या की 6वें 8वें ना हो और कन्या की राशि से वर की राशि 6वें 8वें ना हो। यदि हो भी तो वो एक ही दोनों ग्रह हों, जैसे मेष राशि से वृश्चिक राशि 8वीं है, अगर दोनों की मेष वृश्चिक हो जाए तो फिर एक ही स्वामी हो गया, राशि मैत्री हो गई, तो इस पर ये दोष नहीं लगेगा। तीसरा क्या देखना है कि यदि हमारे गुण बन गए, नाड़ी भी बन गई, वर्ण मैत्री बन गई, तो ये विवाह आपका बन गया। विवाह अलग अलग स्थानों के हिसाब से होते हैं। किसी देश में 9 विधि, किसी में 10 विधि, कहीं कहीं 18 विधि का मेलापक का विधान है। परंतु नर्मदा से उत्तर के देशों में प्रायः बंगाल से पंजाब तक, गुजरात तक 8 ही प्रकार का मेलापक जो हमने आपको बताया है, यही सब जगह मान्य होता है। अब हमको इसके आगे क्या करना है। यदि यह विवाह में गुण बन गए, नाड़ी भी बन गई, ग्रह मैत्री भी बन गई, दोनों की कुंडली है, तो आप कुंडली से ये देखेंगे कि मंगल, सबसे पहले विवाह में दाम्पत्य का कारक ग्रह मंगल होता है। यद्यपि इस पर एक हम वीडियो आपको बनाएंगे, विस्तार से बताएंगे, पर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में नहीं होना चाहिए। संयोग से यदि मंगल इन स्थानों में लड़की के है और लड़के के भी है तो ये दोष कट जाएगा। यदि एक में है, दोनों में नहीं है, फिर भी वर की कुंडली में भी कोई भी पाप ग्रह बैठे हैं। कौन है पाप ग्रह? सूर्य, मंगल, पाप युक्त या पाप प्रभाव का चंद्रमा, पाप प्रभाव का बुध और राहु, इसके अलावा शनि, यदि यह पाप ग्रह भी वहाँ बैठे हैं मंगल के अतिरिक्त, ये भी मंगल के दोष को काटते हैं। तो इन चीज़ों को देख करके दोनों की कुंडली से आप
विवाह देख सकते हैं। दूसरा, वर की कुंडली में आयु का विचार करना आवश्यक रहता है। शनि की महादशा हो, राहु की महादशा हो, ऐसी महादशाओं में विवाह बहुत सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि शनि यदि विंशोत्तरी महादशा में चल रहे हैं तो वो आपके लिए आयु के लिए बाधक हो सकते हैं। तो वर की आयु का विचार ज़रूर कर लेना चाहिए, तभी किसी वर को कन्या प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा अब 3 चीज़ें आपको और देखनी है कि हम ये विवाह कब करें। अब ये तो बात हो गई, विवाह बन गया, लेकिन इसको करना कब है, कब हो सकता है। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष और माघ। तो विवाह के लिए केवल 6 महीने ही उपयुक्त होते हैं। 6 महीनों में ही विवाह होता है, जिसमें आप शुरू से चलेंगे तो चैत्र में विवाह नहीं होगा, लेकिन बैसाख, जेठ और आषाढ़ ये 3 महीने विवाह के लिए उपयुक्त हैं। इसके बाद 1 माह और आता है अगहन का मास, चौथा हो गया, और 5वां है माघ और फाल्गुन। इन 6 महीनों में ही शादियां होती हैं, बाकी 6 महीने हमारे इस क्षेत्र में विवाह के लिए वर्जित बताए गए हैं। तो ये देख लीजिए कि हमको इन किन महीनों में शादी करनी है। इसके बाद हमको देखना है कि बृहस्पति, कन्या के लिए गुरु का विचार करना है। गुरु किस राशि में है और कन्या की राशि क्या है। कन्या की राशि से गुरु की राशि निंदित या दोष युक्त ना हो, इसके लिए एक आपको हम चक्र भी दिखा सकते हैं। अभी आपको ऐसे बता देते हैं कि किस तरह से विवाह में रवि, चंद्र और गुरु की शुद्धि का एक चक्र नीचे दिया जाता है। रवि यदि 3, 6, 10, 11 भाव में हैं तो शुभ हैं, और चंद्रमा यदि 3, 6, 7, 10, 11 में हैं तो शुभ हैं, और गुरु यदि 2, 5, 7, 9, 11 में हैं तो शुभ हैं। अब अशुभ क्या है? 1, 2, 5, 7, 9 स्थान में यदि सूर्य हैं तो पूज्य हैं, सूर्य का दान दिया जाएगा। और 1, 2, 5, 9 भाव में चंद्रमा हैं तो चंद्रमा का भी दान दिया जाएगा। और यदि गुरु हैं 1, 3, 10, 6 में तो ये पूज्य स्थान है, यहाँ पर गुरु के लिए और सूर्य के लिए दान देना आवश्यक है। विवाह यहाँ भी किया जा सकता है। लेकिन 4, 8, 12 भाव में यदि गुरु या सूर्य या चंद्रमा पढ़ते हैं तो यह विवाह सर्वथा वर्जित है। कन्या के लिए गुरु का बल, वर के लिए सूर्य का बल और दोनों के लिए चंद्र का बल, यह देखना आवश्यक है। चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें न हो। गुरु कैसे देखें? गुरु तो 1 वर्ष में राशि बदलते हैं। जैसे कि इस समय कुंभ राशि में गुरु भ्रमण कर रहे हैं, तो जिन राशियों के लिए चौथे, 8वें, 12वें होंगे उन कन्याओं के विवाह कुंभ के बृहस्पति में नहीं होंगे। इसी तरह से सूर्य प्रत्येक महीने में अपनी राशि को बदलते हैं। वर की राशि से यदि सूर्य की राशि चौथे, 8वें, 12वें में पड़ती है तो उस महीने में विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह से चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। यदि वर और कन्या दोनों की राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें न हो तो यह विवाह आपका उसी महीने में, उसी नक्षत्र में हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि विवाह में कौन कौन से नक्षत्र, कौन सी लग्न या कैसे विवाह की लग्न का निर्धारण किया जाता है। नमस्कार।